हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गरना एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियां और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियां। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10 में हैं और आपने अभी तक किरण आरेख बनाना नहीं सीखा है तो आपके 2 से 4 नंबर पेपर में कट सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको ये बनाना ज़रूर सीख लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। बच्चे, ये जो है क्लास 10 के लिए नहीं, ये तुम्हारे 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो किरण आरेख आपको बनाना सीख लेना चाहिए। हर एक किरण आरेख को बनाना आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आना चाहिए। अगर आपको किरण आरेख बनाना नहीं आता है तो स्टूडेंट, आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। आपको एक एक किरण आरेख बहुत ही आसान तरीके से हम बनाना सिखा देंगे और आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियाँ। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ये जो सी बना है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो एफ बना है इसको फोकस कहते हैं। और ये जो पी बना है इसको हम ध्रुव कहते हैं। और उसके बाद ये जो लाइन बनी है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट पेज पे बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे कि जैसे वस्तु को हम अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसे हम वस्तु को अनंत व सी के बीच में रख दें तब कहाँ पे बनेगा, और उसके बाद अगर वस्तु को हम सी पर रख दें तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब उसकी परछाई कहाँ पर बनेगी। उसके बाद अगर सी और एफ के बीच में रखें तो उसकी परछाई कहाँ पे बनेगी। अगर हम जो है वस्तु को एफ पर रखें यानी फोकस पे रखें तो उसकी परछाई कहाँ पे बनेगी। अगर वस्तु को हम एफ व पी के बीच में रखें तो उसकी परछाई कैसे बनेगी। स्टूडेंट, हम लोग एक एक चीज़ को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, यानी हर एक पॉइंट आपका बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को और एक एक किरण आरेख को बनाना सीख लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर बात करें सबसे पहले हम लोग तो क्या सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियां। प्रतिबिंब की स्थितियां स्थितियां। स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हमने कुछ चीज़ें लिखी है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियां। यहाँ पे देखो कुछ टर्म आपको मिले हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण है तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण क्या होता है। तो स्टूडेंट, हम आपको बता दें, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका बाहरी सिरा पॉलिश युक्त और अंदर वाला सिरा जो होता है वो चमकदार होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब हमारा ये है कि जो आपका उभरा हुआ सिरा होगा वो पॉलिशदार होगा। कैसा होगा? पॉलिशदार होगा। पॉलिशदार होगा। जो तुम्हारा उभरा हुआ सिरा होगा वो पॉलिशदार होगा, लेकिन जो दबा हुआ सिरा होगा वो चमकदार होगा। तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक टर्म लिखा है प्रतिबिंब। तो स्टूडेंट, प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई। उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पे स्थितियाँ लिखा है। स्थिति का मतलब ये है कि जो वस्तु है तुम्हारी उसकी जो प्रतिबिंब बन रही है उसकी स्थिति कैसी है, मतलब वो सीधा बन रहा है या फिर उल्टा बन रहा है। तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको ये जितने भी टर्म हैं बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अब हम लोग अवतल दर्पण को यूज करेंगे और उसकी परछाई को बनाना बहुत ही अच्छे ढंग से सीखेंगे। टोटल इसमें आपको 6 स्थितियाँ सीखनी है, जिसमें से पेपर में कोई भी स्थिति आ सकती है। उसके बाद हम उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियां सीखेंगे, वो सिर्फ आपकी 2 हैं। तो आठों जो है स्थितियां आपको बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी स्थिति पेपर में पूछी जा सकती है। वो स्थिति जो आती है आपकी 2 नंबर की पेपर में आती है। तो स्टूडेंट, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग सीखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थितियां हम लोग कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जो है एक अवतल दर्पण को ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक अवतल दर्पण को ड्रा कर लिया है जिसका उभरा हुआ सिरा हमने कैसा रखा है। तो इसका हमने उभरा हुआ सिरा जो रखा है वो पॉलिशदार रखा है, और जो हमारा अंदर का सिरा है वो कैसा है स्टूडेंट? तो वो हमारा चमकदार है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को ड्रा करेंगे और हर एक जो है चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे हम एक लाइन को ड्रा करेंगे और उसको जानेंगे कि ये चीज़ है क्या हमारी। तो यहाँ पे हमने एक लाइन को ड्रा किया है और ये जो है ये P है और यहाँ पे ये हमने C बना दी, ये यहाँ पे F होगा और यहाँ पे इसका C होगा। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये PFC क्या बना दिया, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारा P है, P को स्टूडेंट हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनती है, तो आपको ये डिफिनीशन बहुत ही अच्छे ढंग से आनी चाहिए क्योंकि पेपर में डिफिनीशन भी इसकी पूछी जा सकती है। तो गोली दर्पण का जो परावर्तक तल का केंद्र होता है वो इसका ध्रुव कहलाता है। क्या बोला हमने? गोली जो दर्पण होता है, गोली दर्पण का मतलब ये गोल गोल दर्पण होता है, इसीलिए इसको गोल गोल देखो है, इसीलिए इसको गोली दर्पण बोला जाता है। गोली दर्पण का परावर्तक परावर्तक तल का जो केंद्र होता है, यानी कि जो केंद्र या फिर जो बिंदु होता है, जो बिंदु होता है उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको परिभाषा अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप ध्यान से इसको देखना। यहाँ पे देखो ये जो P है उसको ध्रुव बोलते हैं। गोली दर्पण का परावर्तक तल का केंद्र, परावर्तक तल का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो परावर्तित हो जाएगी, यानी कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है हमारा? कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे तुमने कोई प्रकाश किरण डाली स्टूडेंट, तो होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे कोई किरण आएगी वो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। कहने का मतलब ये है जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल पे वापस लौट जाएगी। मतलब हमारा ये है कि यहाँ क्या है, इसका परावर्तक तल है। ये परावर्तक तल का जो केंद्र है यही क्या कहलाता है, यही तुम्हारा दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब स्टूडेंट हम समझते हैं कि ये जो हमारा सी है इसका मतलब क्या होता है। तो सी को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं वर्कता केंद्र। क्या बोलते हैं? वर्कता केंद्र। तो स्टूडेंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्कता केंद्र हम लोग किसे कहते हैं। तो गोली दर्पण का मतलब ये जो गोली दर्पण है ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका जो केंद्र होता है। अब ये जो तुम्हारा जो दर्पण है ये किसी न किसी जो है गोले से काटा गया होगा। तो ये जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र होता है वही क्या कहलाता है, वो तुम्हारा वर्कता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। क्या बताया हमने? गोलीय दर्पण, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र, उसका जो केंद्र होता है, जैसे यहाँ पे मान लो एक वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा? वर्कता केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र क्या कहलाता है? केंद्र उसका वर्कता केंद्र कहलाता है, वर्कता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये बातें समझ में आ गई हैं कि ये जो P है वो क्या है, तो P हमारा ध्रुव है, C क्या है, ये हमारा वर्कता केंद्र है। अब यहाँ पे ये जो हमारी रेखा इस प्रकार से गई है, कहाँ से? ये हमारे वर्कता केंद्र और ध्रुव से बिल्कुल सीधी गई है, इसको क्या बोलते हैं? तो इस रेखा को स्टूडेंट हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष की भी परिभाषा आपसे पेपर में पूछी जा सकती है, तो आपको क्या बताना है कि जो वर्कता केंद्र है, वर्कता केंद्र, वर्कता केंद्र व ध्रुव, क्या बताया हमने? वर्कता केंद्र और ध्रुव, मतलब ये वर्कता केंद्र और ये ध्रुव से जो रेखा सीधी गई है उसको क्या बोलेंगे? उसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। वर्कता केंद्र व ध्रुव से सीधी जाने वाली रेखा, सीधी जाने वाली रेखा, सीधी जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे समझते हैं ये जो हमारा F बना है इसको क्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा F बना है इसका मतलब क्या है। तो
एफ को जो हम बोलते हैं वो फोकस कहते हैं। तो फोकस की अगर आपसे परिभाषा पूछ दी जाए तब आप जो है क्या बताएंगे? तो यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं कि जो फोकस होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक चीज ड्रा करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु रखी है और उससे कोई किरण आ रही है। तो जो किरण आ रही है ये इसके समांतर चल रही है, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष है ना ये, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या बताया हमने? हमने ये बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण होती है वो जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। हमने क्या बताया? हमने बताया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, चलने वाली किरणें जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे फोकस या फिर एफ कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि आपको सारे टर्म बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे कि जो हमारा P बना था उसको क्या कहते हैं, जो हमारा F बना था उसको क्या कहते हैं, जो हमारा C बना था उसको क्या कहते हैं, ये जो सीधी रेखा गई है इसको क्या कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किरण आरेख कैसे बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग टोटल 6 किरण आरेख सीखने वाले हैं। तो हम लोग पहला किरण आरेख बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो किरण आरेख रहेगा तुम्हारा स्टूडेंट, जो तुम्हारा सबसे पहला किरण स्टूडेंट जो तुम्हारा पहला किरण आरेख रहेगा वो जो है कैसा रहेगा? तो उसके लिए आपको हम पहले कुछ बातें यहाँ पे बताते हैं कि सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले वस्तु को अनंत पे रखेंगे। अनंत का मतलब होता है बहुत दूर। फिर हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? फिर हम वस्तु को रखेंगे स्टूडेंट अनंत व सी के बीच में। तो अनंत व जब हम सी के बीच में रखेंगे तब देखेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या बन रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अनंत पे रखा, फिर अनंत व सी के बीच में रखा, फिर हम जो है सी पर रखेंगे। कहाँ पे? सी पर रखेंगे, सी पर रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम कहाँ पे वस्तु को रखेंगे? सी व एफ के बीच में रखेंगे, सी व एफ के बीच में रखेंगे। फिर हम वस्तु को एफ पर रखेंगे, मतलब कि फोकस पर रखेंगे। उसके बाद हम कहाँ पे रखेंगे? एफ व पी के बीच, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो टोटल ये आपकी 6 स्थिति हैं। आपको ये जरूर याद रखना है कि ये टोटल हमारी 6 स्थिति हैं, मतलब कि इतनी स्थितियों पर वस्तु को रख कर हमको किरण आरेख बनाना सीखना है। तो आपको सबसे पहले इसी प्रकार से टोटल कंडीशनों को याद कर लेना है। उसके बाद हम लोग अब बनाना सीखते हैं कि किरण आरेख कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग अवतल दर्पण की मदद से बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण को ड्रा कर लेते हैं। हमने यहाँ पे एक अवतल दर्पण को ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पे हम एक जो है इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका सी हो गया, नहीं एफ हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये इसका सी हो गया। अब यहाँ पे वस्तु को कहाँ रखेंगे हम? तो वस्तु को हम अनंत पे रख रहे हैं ना। तो वस्तु को माना बहुत दूर हमने यहाँ पे कहीं पे रखा, तो उसकी जो पहली किरण आरेख आ रही है वो कुछ इस प्रकार से आई। तो जो हमारी किरण आरेख मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मतलब ये इसके जब समांतर आती है तो वो कहाँ झुक जाती है? तो याद रखना वो तुम्हारी फोकस पर झुक जाती है। तो ये हमारी कहाँ झुक गई? फोकस पर झुक गई। अब इतना क्लियर हो गया। अब देखो दूसरी किरण आरेख जो आएगी वो भी
अनंत से ही आएगी, तो अनंत से मतलब बहुत दूर से आएगी, तो ये भी हमारी अनंत से आई। ये इस प्रकार से ये तीर का निशान दिखा रहा है कि ये किरण आरेख यहाँ पे आई है और यहाँ पे टकराई है, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी कहाँ की तरफ, ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रही है। हमने क्या बताया कि जो मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है तुम्हारा, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी वो तुम्हारी कहाँ पे जो है आती हुई प्रतीत होगी, फोकस पे। तो ये हमारी कहाँ पे मिल जाएगी जाके, फोकस पे। तो इसका जो दोनों का कटान बिंदु है वो कहाँ पर मिला, तो यहाँ पे इसका कटान बिंदु आपको देखने को मिला होगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा, वस्तु को जब हमने अनंत पे रखा तो इसका जो प्रतिबिंब बना, जो इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना, वो कहाँ पे बना, तो ये आपका कहाँ पे बना है, फोकस पे बना। क्यों, देखो जब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा, अनंत पे रखा बहुत दूर, तो ये दो किरण आरेख आई और दोनों तुम्हारी फोकस पे आके मिल गई, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर बन गया। यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बना है फोकस पर बना है। अब आपको इसका आकार कैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे इसका आकार तो बहुत ही छोटा है। तो हाँ, ये बहुत ही छोटा है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो इसका ये प्रतिबिंब है इसकी स्थिति कैसी है, तो इसकी स्थिति स्टूडेंट उल्टा है। कैसी है, उल्टा है। और आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये वास्तविक है। तो ये वास्तविक है, और अगर ये वास्तविक है तो ये हमेशा उल्टा बनेगा। जो भी प्रतिबिंब आपका वास्तविक रहता है वो उल्टा ही बनता है। तो पहला हमने किरण आरेख बनाना सीख लिया है। अब हम लोग सीखते हैं दूसरा किरण आरेख बनाना, यानी कि अब वस्तु को हम अनंत पे नहीं रखेंगे, अब हम कहाँ पे रखेंगे, अनंत व सी के बीच में। तो इसके लिए हम एक जो है फिर से एक दर्पण को ड्रा करते हैं। यहाँ पे हमने एक फिर से अवतल दर्पण को ड्रा कर लिया है। ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका P हो गया, ये इसका F हो गया, ये इसका C हो गया। अब यहाँ पे पहली बार में हमने वस्तु को कहाँ रखा था, अनंत पे। अब हम अनंत पे नहीं रखेंगे, अब हम जो है वस्तु को ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, अनंत है, बहुत दूर अनंत। अनंत व सी के बीच में रखा है हमने वस्तु को। तो पहली किरण आरेख जो आएगी वो तो बिल्कुल हमारी समांतर ही आएगी, किसके, मुख्य अक्ष के। और जो समांतर आती है तो वो कहाँ पे झुक जाती है, तो वो आपकी फोकस पर झुक जाती है। तो ये फोकस पर झुक गई। अब उसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे हम दूसरी किरण आरेख जो लाएंगे वो दर्पण के ध्रुव से टकराएंगे। यहाँ पे ये दूसरी किरण आरेख आई है और ये दर्पण के ध्रुव से टकराई है, और जो दर्पण के ध्रुव से टकराती है वो आपको पता होगा कि वो जो दर्पण के ध्रुव से टकराती है वो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो है 30 एंगल पे आई होगी, तो 30 ही एंगल पे वापस लौटेगी। तो ये इस प्रकार से लौट जाएगी। और इसका कटान बिंदु कहाँ पे मिला है, तो इसका कटान बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे मिला है, यानी कि सी व एफ के बीच में। अगर आप पटरी से बिल्कुल सीधा बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। यानी कि जब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा था, वस्तु को हमने कहाँ पे रखा, अनंत व सी के बीच में, अनंत व सी के बीच में। तो वस्तु को हमने अनंत व सी के बीच में रखा, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है वो आपका देखो कहाँ पे बना है, एफ व सी के बीच में। तो एफ व सी के बीच में बना है, तो एफ व सी के बीच में बन गया। अब आपको इसका आकार कैसा लग रहा है, तो इसका आकार जो है वस्तु से छोटा है। तो इसका आकार कैसा हो गया, वस्तु से छोटा। अब ये कैसा है, तो ये बच्चे आपका वास्तविक है। ये कैसा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक। और वास्तविक की जो स्थिति होती है वो तुम्हारी हमेशा उल्टा होती है। वास्तविक की स्थिति कैसी होती है, उल्टा होती है। तो स्टूडेंट, हमें आशा है कि आपको ये दूसरा जो किरण आरेख है ये बनाना आ गया होगा। कैसे बनाया हमने, यहाँ पे वस्तु को अनंत और सी के बीच में यहाँ पे रखा, तो पहली किरण आरेख जो चली ये इस प्रकार से सीधा चली, और ये जो सीधा चलती है किसके, मुख्य अक्ष के,
जो मुख्य अक्ष के सीधा चलती है तो वो तुम्हारी फोकस पे चली जाती है, तो ये हमारी फोकस पे चली गई। दूसरी हमने दर्पण के ध्रुव से किरण आरेख को टकरवाया तो ये जो है उसी एंगल पे जब वापस लौटी तो ये जो है कहाँ पे काट दिया इसने, एफ व सी के बीच में काट दिया। तो इसका जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे बना है, यानी कि ये तो उल्टा बना है। कैसा बना है, उल्टा। और जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। बना कहाँ पे है, एफ व सी के बीच में बना है। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि आपको ये दूसरा कायदे से किरण आरेख बनाना आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं तीसरा किरण आरेख। तो इसके लिए हम जो है एक और जो है फिर से एक दर्पण को ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा कैसा दर्पण है, तो आप कहेंगे ये आपका अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे इसके लिए हम जो है फिर से एक मुख्य अक्ष बना लेते हैं। यहाँ पे इसका P बना लेते हैं, यहाँ पे इसका F बना लेते हैं, यहाँ पे इसका C बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो, पहले हमने वस्तु को कहाँ पे रखा, तो पहले वस्तु को हमने अनंत पे रखा था। फिर हमने कहाँ पे रखा, अनंत व C के बीच में रखा। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, C पर रखेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र पे रखेंगे। तो हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं। तो यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं यानी कि वक्रता केंद्र पे। तो वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पे रखा तो दूसरी जो मतलब पहली जो किरण आरेख चलेगी वो जो है समांतर ही चलेगी। किसके समांतर, इसके समांतर। तो ये समांतर अगर चली है तो कहाँ पे जाएगी, तो आपको ये बात पता होगी कि ये जो है फोकस से होकर जाती है। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो फोकस से होकर जाती है, ये बात आपको याद रखनी है। अब दूसरी किरण जो चलेगी वो दर्पण के ध्रुव से टकराएगी और जो है उसी जो है माध्यम में वापस लौटेगी, यानी कि उसी एंगल पे वापस लौटेगी। और ये जो है कटान बिंदु इसका कहाँ मिलेगा, तो इसका कटान बिंदु तुम्हारा वक्रता केंद्र पर ही बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। आप इसको जब पटरी से बिल्कुल सीधा बनाएंगे तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट बन जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो पहली किरण आरेख चली है वो फोकस पे आके लौट गई है, और जो ये वाली किरण आरेख दर्पण के ध्रुव से टकराई है यहाँ पे टकराई तो उसी माध्यम में वापस लौट गई, यानी इसका कटान बिंदु कहाँ पे मिला, यानी सी पर ही मिला लेकिन उल्टा हो गया। तो जब हमने वस्तु को कहाँ रखा, वस्तु को हमने कहाँ पे रखा है, तो वस्तु को हमने सी पर रखा। ठीक है, तो वस्तु को अगर हमने सी पर रखा है तो इसका जो परछाई बना है, इसका जो परिछाई बना है वो कहाँ पे बना है, परछाई भी सी पर ही बना है। अब अगर बात करें इसके आकार की, तो इसका जो आकार है आपको दिख रहा होगा कि जो वस्तु वस्तु है उसी के बराबर है, यानी कि जो इसका आकार होगा वो वस्तु के बराबर होगा। अब स्थिति कैसी है, तो स्थिति है आपकी उल्टा। अगर बच्चे उल्टा है तो ये वास्तविक होगा, क्योंकि वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक है तो ये उल्टा है। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि आपको ये तीसरा जो किरण आरेख है ये भी समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखते हैं चौथा किरण आरेख। तो उसके लिए हम फिर से एक जो है दर्पण को ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे चौथा दर्पण ड्रा कर लिया है, और ये इसका हमारा क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका P हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये F हो गया, ये इसका क्या हो गया, C हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम वस्तु को अब कहाँ रखेंगे, तो देखो C पर हम रख चुके हैं, अब हम C व F के बीच में रखेंगे। C व F के बीच में, तो वस्तु को हम C व F के बीच में रखते हैं, यानी C और F के बीच में। तो C और F के बीच में यानी कि यहाँ पे वस्तु को रखना पड़ेगा। तो वस्तु को हमने C व F के बीच में रखा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, पहली किरण आरेख हमारी चलेगी किसके समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर। अगर मुख्य अक्ष के समांतर चली तो वो फोकस पर ही जाएगी, ये बात 100% कन्फर्म है। उसके बाद दूसरी किरण आरेख जो हम टकराएंगे वो दर्पण के ध्रुव से टकराएगी। तो ये क्या करेगी, ये स्टूडेंट हमारी उसी माध्यम में वापस लौटेगी। अब उसी माध्यम में वापस लौटेगी तो देखो क्या होता है, ये देखो कहाँ पे काट रही है, तो ये तुम्हारी सी के पीछे यानी यहाँ पे काटा है इसने। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे हम जो है इसका प्रतिबिंब बना देंगे, मतलब इसका परछाई बना देंगे, यानी कि यहाँ पे वस्तु रखी और परछाई इसकी कहाँ पे बन गई, यहाँ पे बन गई। अब परछाई तुम्हारी कैसी हो गई, ये तो तुम्हारी उल्टा हो गई। तो यहाँ पे हम कुछ बातों को नोट करेंगे, यानी कि वस्तु को हमने कहाँ पे रखा, तो वस्तु को हमने रखा था सी और एफ के बीच में, सी व एफ के बीच में।
सी व एफ के बीच में। तो वस्तु को जब हमने सी व एफ के बीच में रखा तो उसका जो प्रतिबिंब बना, यानी कि इसका जो परछाई बना है वो कहाँ बना, सी के पीछे। कहाँ पे बना स्टूडेंट, सी के पीछे। तो सी के पीछे अगर बना है तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका आकार कैसा है, तो स्टूडेंट आपको बताना है कि इसका आकार जो है वो वस्तु से बड़ा है। देखो ध्यान से, वस्तु से बड़ा लग रहा है कि नहीं, तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा। अब यहाँ पे आपको एक बात और दिख रही होगी कि इसकी स्थिति जो है वो स्टूडेंट उल्टा है। अगर उल्टा है तो ये हमेशा कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि आपको ये चौथा टाइप भी कायदे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखेंगे पांचवें टाइप का किरण आरेख। और यहाँ पे एक बात हम लोग देख लेंगे, अब जो है एफ व सी व एफ के बीच में हम रख चुके हैं, अब हम रखेंगे वस्तु को एफ पर। तो स्टूडेंट हम लोग जो है एक फिर से दर्पण को ड्रा कर लेते हैं और सीख लेते हैं किरण आरेख को बनाना। यहाँ पे हमने एक दर्पण को ड्रा कर लिया है और ये हमारा क्या हो गया, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका P और ये हो गया इसका F और ये हो गया इसका C। अब यहाँ पे वस्तु को हमने पहले कहाँ पे रखा था, पहले अनंत पे रखा था, फिर हमने कहाँ पे रखा, तो फिर हमने यहाँ पे रखा था, फिर हमने C पर रखा, फिर हमने C व F के बीच में रखा। अब हम F पर रखेंगे, यानी कि यहाँ पे जब वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे तो पहली जो हमारी किरण रहेगी वो हमारी समांतर चलेगी। किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। देखो बिल्कुल समांतर चल रही है। अगर समांतर चली है तो इसमें एक बात कंफर्म है कि ये जो है फोकस से जाएगी। तो पहली जो किरण आरेख थी वो हमारी फोकस से होकर चली गई है। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरी जो किरण है वो हम जो है अगर इस प्रकार से दर्पण के ध्रुव से टकराएगी तो वो जो है उसी माध्यम में वापस लौटेगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो स्टूडेंट इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, यानी कि यहाँ पे कहीं पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा इसका परछाई बनेगा। यानी कि अगर तुम्हारी वस्तु को फोकस पे रख दिया जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पे बहुत बड़ा बनता है। यानी कि वस्तु को हमने कहाँ पे रखा है, तो वस्तु को हमने F पर रखा है। तो जब हमने वस्तु को F पे यहाँ पे रखा तो पहली किरण आरेख ये इस प्रकार से चली, यहाँ फोकस पे निकल गई। दूसरी जब दर्पण के ध्रुव से टकराई तो उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो अनंत पे दिख रहा है, यानी कि इसका जो परछाई बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा, तो वो हमारा अनंत पे बनेगा। स्टूडेंट अनंत पे बना है तो आपको ये कैसा बनेगा, तो ये आपका उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। तो यहाँ पे इसकी स्थिति कैसी है, तो उल्टा है। स्टूडेंट हमने आपको क्या बताया था, उल्टा है तो वो वास्तविक जरूर होगा। और हमने इसका आकार क्या बताया, आकार इसका बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा। तो हमें आशा है कि आपको ये पांचवा टाइप कायदे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सीखते हैं छठा टाइप का किरण आरेख। यहाँ पे छठा नंबर का किरण आरेख बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने एक दर्पण को बना लिया है जो कि एक अवतल दर्पण है। ये इसका हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका F हो गया और ये इसका C हो गया। अब आपको एक काम करना है, ये जो डिस्टेंस आपको लेनी है सारी सेम लेनी है, नहीं तो आपका किरण आरेख जो रहेगा वो गलत बन जाएगा। यहाँ पे देखो F पे हमने रखा था, अब हम जो है F व P के बीच में रखेंगे, यानी कि ये हमारा लास्ट बिल्कुल किरण आरेख है। उसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण की मदद से सीखेंगे। यहाँ पे देखो ये हमारी वस्तु हो गई। अब यहाँ पे जो हमारी पहली किरण आरेख रहेगी ये तो बिल्कुल समांतर चल गई। यार अगर समांतर चली है तो ये कहाँ पे जाएगी, तो ये आपकी फोकस पे जाएगी। अब ये देखो फोकस पे अगर गई है तो कोई बात नहीं, तो हमारी दूसरी जो किरण आरेख रहेगी वो दर्पण के ध्रुव से टकराई, तो दर्पण के अगर ध्रुव से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौटती है। तो अगर उसी माध्यम में वापस लौटेगी तो देखो फैल रही है, यानी कि ये जब दूर दूर जाएगी तो फैल जाएगी। लेकिन एक काम यहाँ पे हो जाएगा, ये अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाएं थोड़ा सा और इसको भी आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहाँ पे काट देगी, यानी कि इसका आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा।
तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि जब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा है, जब हमने वस्तु को F व P के बीच में रखा, F व P के बीच में रखा, तो इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है, तो आप कहेंगे दर्पण के पीछे बन गया, ये दर्पण के पीछे। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो है कैसा है, मतलब इसकी स्थिति कैसी है, तो आप इसकी स्थिति बता देंगे कि इसकी स्थिति जो दिख रही है वो सीधा दिख रही है। अब स्टूडेंट अगर उल्टा था तो वास्तविक था, अगर सीधा है तो ये आभासी होगा, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि अगर सीधा है तो आभासी होगा। आकार कैसा है, तो आकार जो है वस्तु से आपको बड़ा दिख रहा होगा, ये वस्तु है, ये इसकी परछाई है तो ये बड़ी है, यानी कि वस्तु से बड़ा होगा। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि आपको ये छह टाइप बहुत अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अब हम लोग सीखते हैं उत्तल दर्पण की मदद से किरण आरेख को बनाना। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक उत्तल दर्पण को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक उत्तल दर्पण को ड्रा कर लिया है और यहाँ पे हमने इसका मुख्य अक्ष बना दिया है। अब यहाँ पे इसका P हो गया, यानी कि इसका परावर्तक तल का केंद्र हो गया। अब यहाँ पे इसका फोकस हो गया और यहाँ पे इसका C हो गया। अब देखो वस्तु यहाँ पे वस्तु किस तरफ रखी जाएगी, इसमें जो है बच्चों को डाउट हो जाता है। देखो बच्चे, वस्तु को हम उसी तरफ रख सकते हैं जिस तरफ उसका चिकना पृष्ठ होगा। तो इस तरफ तो इसका जो है पॉलिश वाला हिस्सा है, चिकना वाला किस तरफ है, तो इस तरफ है, यानी कि वस्तु को हम इस तरफ रखेंगे। तो वस्तु को हम इस तरफ जब रखेंगे, मान लेते हैं कि पहली बार में हमने वस्तु को कहाँ पे रखा, अनंत पे रखा, बहुत दूर रखा। तो बहुत दूर से जब किरण आएगी, ये हमारी पहली किरण आई, तो क्या होगा, हमने क्या बताया था कि जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो हमेशा कहाँ पे जाती है, वो फोकस पे जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है कि ये जो दर्पण के दूसरी तरफ जा रही है, तो ये आभास कराएगी, आभास करा रही है ये। और ये जो किरण है तुम्हारी, ये रिफ्लेक्ट करके ये जो है वापस लौट जाती है। लेकिन आभास अपना जो है कहाँ पे करा देती है, फोकस पे करा देती है। ये इधर आई नहीं है, ये इसने फोकस, यहाँ पे फोकस पे आभास करा दिया है उसने। अब जैसे मान लेते हैं हमने दूसरी किरण यहाँ पे डाली, तो ये तो तुम्हारी किसके समांतर है, ये तुम्हारी इसके समांतर है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये वापस लौटेगी लेकिन आभास कहाँ पे करा देगी, ये अपना आभास जो है फोकस पे ये अपना आभास करा देगी यहाँ पे, और इस प्रकार से वापस लौट जाएगी। ये जो तुम्हारा तीर दिखा रहा है, ये इसका मतलब ये है कि ये वापस लौट गई है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि इसका जो कटान बिंदु है ये फोकस पे आ गया। तो यहाँ पे आपको एक बात सीख लेनी चाहिए कि जब हमने वस्तु को कहाँ पे रखा है, वस्तु को जब हमने, अभी हम सीख रहे हैं उत्तल दर्पण वाला, ये हमारा उत्तल दर्पण का है, ये बात आप याद रखना। जब हमने वस्तु को कहाँ रखा है, वस्तु को जब हमने अनंत पे रखा, तो उसका जो परछाई बना, प्रतिबिंब जो उसका बना, वो कहाँ पे बना, तो ये हमारा कहाँ पे बना है, फोकस पे बना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे फोकस पे बना है, आभासी है, बना तो है परछाई। अब यहाँ पे अगर बात करें इसका आकार कैसा है, तो आप बता देंगे कि इसका आकार तो बहुत ही छोटा है। और हमने आपको क्या बताया कि अगर आकार इसका छोटा है और ये आपको कैसा दिख रहा है, तो आप कहेंगे आभासी है। तो अगर ये बच्चा आभासी है, तो इसकी स्थिति जो रहेगी वो कैसी रहेगी, तो आप कहेंगे इसकी स्थिति जो रहेगी वो सीधा रहेगी। क्योंकि जो आभासी होता है वो सीधा होता है और जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। तो स्टूडेंट, आपको ये पहले टाइप का किरण आरेख बनाना आ गया होगा। अब हम लोग सीखते हैं अपने वीडियो का बिल्कुल ही लास्ट किरण आरेख बनाना, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जो है एक दर्पण को ड्रा कर लेंगे, जो कि हमारा कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण को ड्रा करने के बाद हमने यहाँ पे मुख्य अक्ष को बना लिया है, ये इसका P हो गया, यहाँ पे इसका F हो गया और ये इसका क्या हो गया, ये इसका C हो गया। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, पहले हमने वस्तु को अनंत पे रख दिया था, लेकिन अब की बार हम अनंत पे नहीं रखेंगे। अब हम अनंत व F, अनंत अनंत और P के बीच में रखेंगे। तो वस्तु को माना हमने यहाँ पे रखा,
तो यहाँ पे हमने रख तो दिया, लेकिन इसका जो किरण आरेख आएगा वो समांतर ही आएगा। बच्चे ये किरण आरेख बहुत ही बनाना आसान है, क्योंकि सब में जो चलते हैं बिल्कुल समांतर ही चलते हैं और सब फोकस पे चलते हैं। इसमें जो है बिल्कुल ही डाउट वाली बात ही नहीं है, सारे जो है एक ही तरीके के किरण आरेख रहते हैं। तो ये देखो, इसके अगर समांतर चला है तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन अपना आभास कहाँ पे छोड़ जाएगा? तो ये अपना आभास फोकस पे छोड़ जाएगा। ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आया तो है, लेकिन प्रकाश यहाँ पे रुकेगा नहीं, वापस लौट जाएगा और अपना फोकस पे आभास करा देगा। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा, अगर हम जो है यही किरण दर्पण के ध्रुव से टकराए, ये दूसरी किरण आई है और दर्पण के ध्रुव से टकराई, तो ये जो है उसी माध्यम में वापस लौटेगी। तो ये वापस तो लौट गई, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिली कि इसका जो आभास है यहाँ पे आया। तो इसका जो आभास आया है यहाँ पे आया, तो आपको एक बात यहाँ पे देखने को मिली है क्या, कि जो यहाँ पे इसका कटान बिंदु मिला, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये एफ व पी के बीच में बनेगा। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो वस्तु है वो प्रतिबिंब जो बना रहा है वो छोटा बना रहा है। तो यहाँ पे जब हमने वस्तु को कहाँ रखा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि जब हमने वस्तु को रखा है कहाँ पे, अनंत व पी के बीच में, अनंत व पी के बीच में, जब हमने वस्तु को अनंत और पी के बीच में रखा तो उसका जो प्रतिबिंब बना, उसका जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पे बना है, एफ व पी के बीच में बना है, एफ व पी के बीच में बना है, एफ व पी के बीच में बना है। अब ये कैसा है, तो इसकी स्थिति आपको दिख रही है कि ये सीधा है। अगर ये सीधा है तो ये जो है तुम्हारा आभासी होगा, अगर उल्टा होता तो वास्तविक होता। अब उसके बाद आकार की बात करें अगर, तो इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है छोटा है, किससे, वस्तु से। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि आपको ये आठों टाइप के किरण आरेख बहुत अच्छे ढंग से बनाने आ गए होंगे। यहाँ पे सारे किरण आरेख बनाने हमने बहुत अच्छे ढंग से सिखा दिए हैं। अगर आपको ये किरण आरेख बनाने आ गए हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लें, ताकि जो है आप इसका रिवीजन कर पाएँ। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर करें, ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी किरण आरेख बनाना सीख पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो है आपको इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। और हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।